नमस्कार। मुद्दों से सीधी टक्कर में मैं रविशंकर आपको नमस्कार करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वृद्धा की जो अपनी बहू से ही प्रताड़ित है। अक्सर समाज में हम सुनते आ रहे हैं कि सास ने बहू को प्रताड़ित किया, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ बहू ने सास को प्रताड़ित कर रखा है। पिछले 3 सालों से दर दर भटकती हुई वृद्धा आज हमारे समक्ष आई हैं और हम आपके सामने उनका दर्द लेके आए हैं। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि आखिर वृद्धा के साथ हुआ क्या कि वो अपने घर से ही बेघर हो गई हैं। आपका नाम क्या है? नाम निर्मला सोनी। आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप अपने घर में ही नहीं रह पा रही? मेरे से बहुत झगड़े करती थी वो, और मेरे को धोस देती थी बार बार। कौन करता था आपके साथ झगड़े? बहू झगड़े करती थी। क्या आपके परिवार में सिर्फ आपकी बहू है? हाँ, परिवार तो मेरा बहुत बड़ा है, लेकिन हम 2 सास बहू थी। मेरे पति के देहांत होने के बाद में 2.5 महीने बाद मेरा बेटा भी चला गया। उसका भी हार्ट फेल हो गया। पति को भी अटैक आ गया था। तो कुछ दिनों तक तो ये अच्छी रही मेरे साथ में, और धीरे धीरे इसने सब अपने अंडर में करने के बाद में और फिर मेरे को प्रताड़ित करने लगी है। अपनी बेटियों के यहाँ जाओ, ये नहीं करा, वो नहीं करा, कुछ करने लगी। फिर मेरी बेटी की शादी थी, तो मैंने कुछ उसको बोला कि भाई मेरे को इतना कार्यक्रम में कुछ करना है, तो बस इसने झगड़े चालू कर दिए। झगड़े चालू करने के बाद में अति झगड़े करे इसने, मतलब मेरा सोना खाना पीना सब हराम कर दिया। रात को 11 बजे तक इतनी जोरदार इसने लड़ाई करी कि चौराहे पे लोग सुन रही थी। अब वो मेरे मन में डर भरा गया कि अब मैं सोऊंगी तो कुछ भी कर सकती है। नहीं, ये आप कब बता रही हैं? जब आप घर से निकल के आई, उस रात की घटना बता रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप अगले दिन अपने घर से सुबह ही निकल आई? तो ये रात भर चिल्लाई खूब। चिल्लाने के बाद में तो उल्टे सीधे खूब बोलती रही। बोलने के बाद फिर मेरे को रात में डर लगा, ये तो खूब लड़ाई करके और इसके रूम में चली गई। अब मैंने बैठे बैठे रात निकाली, बालकनी में जाके बेड पे जाके रात निकाली, और मेरे को डर तो रोती रही मैं रात भर। फिर भी मैं सुबह उठी, नहाई धोई, मैंने कहा भगवान का नाम लो, पूजा पाठ करो। ये सुबह उठी और चाय बना के फिर सुबह मेरे से लड़ने लग गई। लड़ते लड़ते इसने मेरे दोनों हाथ में 2 झाड़ू लेके मेरे ऊपर झाड़ू फेंकी जोर से। तो मैं चिल्लाई कि ये क्या कर रही है तू, क्यों झगड़े कर रही है? मेरे पति का कुछ नहीं था क्या? तो बोले कुछ भी नहीं था तुम्हारे पति का, बोले। और बहुत अनशन बोलने लगी है। और मोबाइल मेरे पति का निशानी थी मेरे हाथ में से, वो टेबल पे से उठा के उसको चेक करने के बाद में मेरे हाथ में से लेके बोले अभी पुलिस बुलाती हूँ, बोले। तो मेरे को पुलिस का डर बताया इसने। तो क्या ये एक ही दिन आपके साथ हुआ कि कई दिनों तक ऐसा चलता रहा? तो थोड़े दिन में करती रहती थी ऐसी, वापस फिर मीठी बन जाती थी। और उस रात इसने बहुत ज्यादा करा मेरे साथ। तो क्या आपके साथ मारपीट भी की गई? मारपीट, हाथ उठाया, मोबाइल फेंका, मेरे को झाड़ू से मारी। ये मेरे को बाथरूम में बंद करती, जैसे नहाने गए कुछ गए तो बाहर से दरवाजा लगा लेती है, ऐसी करती। तो अब मैं उठी, उठने के बाद में मैंने कहा चलो अपन भगवान का नाम लो, पूजा पाठ करो। इधर मैं पूजा पाठ की तैयारी में, और इसने चिल्लाना शुरू कर दिया और मेरा मोबाइल छुड़ाया। पहले मेरे को धोस दी कि मैं पुलिस बुलाती हूँ। तो मैंने भी बोल दिया गुस्से में कि बुला ले पुलिस। तो कोई पुलिस तो बुला ही नहीं, और मेरा मोबाइल इस कमरे से उस कमरे में फेंका इसने, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिए उसको। और फिर उसने चिल्लाना शुरू करा। चिल्लाने के बाद में अब मेरे मन में डर लगा, अब क्या होगा मेरा। मैंने रात भी ऐसे निकाली, और अब ये तो मेरे को मार भी सकती है, इतनी तेज हो गई है। तो आपके बेटे के रहते भी ऐसी घटना कभी हुई? घटना इतनी जोरदार नहीं होती थी, पर आए दिन झगड़ा तो करती रहती थी ये कुछ भी। और मेरे बेटे से लड़ती थी मैं, वो कुछ मेरे के साइड लेता या कुछ बोलता तो उससे लड़ती थी, ये उसको बोलती थी, परेशान कर देती थी मेरे बेटे को भी। ये उनकी मौत कैसे हुई? उनको है ना, वो टूर पे गया हुआ था, और उसका भी बीपी बहुत बढ़ता था। ये घर का टेंशन बहुत चलता था, तो बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ने लग गया था। वो टूर पे गया हुआ था, वहाँ उसको
उसका हार्ट फेल हो गया। तो क्या इस तनाव की वजह ऐसा माने कि घर के झगड़े उस तनाव की वजह हो गई उसको तनाव, तो इतना मतलब दिन रात टेंशन में वो मेरे को बोल देता था, मम्मी मत बोल, मेरे माँ तो तेरा और पापा का अपमान करती है तो मेरे को सहन नहीं होता, मम्मी अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूँ, तू इससे मत बोले कर, मत इसका वो करे कर, कुछ भी बहस। वो उल्टा मेरे को बोल देता था कि टेंशन में रहता था वो, उसका खूब बीपी बढ़ने लग गया। आप लोग साथ में रहते थे तीनों लोग, जैसे पति के जाने के बाद आप तीनों लोग साथ रहते थे? 2 महीने साथ में, 2 महीने बाद तो वो बेटा भी चला गया। आपके पास कितने मकान हैं? मेरे पास एक मेरे नाम से है, इसने शुरू से उसके सामने से झगड़ा करती थी ये, एक पास में फ्लैट बिकाऊ था तो वो फ्लैट ले लिया था कि भाई एक इसका एक मेरा, नहीं बने तो तू तेरे अलग रहे। ये तो आपके साथ कब आके रहने लगी वो? मेरे साथ तो बस इनके सामने से ही आ गई थी थोड़े दिन में, जैसे खूब अच्छे से बोलने लग जाती, अच्छा वो रहती थी तो अपन सोचते कि चलो भाई अच्छी हो गई है ये, कोई बात नहीं, तो वापस रहने लग जाती। और इन लोगों के जाने के बाद में इसने फिर थोड़े दिन अच्छा रह के सब अपने अंडर में करने के बाद में फिर मेरे से झगड़ा शुरू कर दिया इसने। नहीं तो क्या क्या अंडर में कर लिया, जैसे आपके पास कुछ ऐसा कुछ था क्या? मेरी रकम भी थी, मेरा सोना चांदी, मेरे पति गिरवी का धंधा करते थे, इसने 5 किलो चांदी मेरे से बगैर पूछे बेच दी, बोले वो दुकान का माल भरा है तो उसका हिसाब करना, तो बेच दी। न इसने मेरे को हिसाब बताया, न बराबर तोल बताया, सोना भी था, वो गिरवी का धंधा करते थे और बाद में फिर लोग नहीं दे पाए थे, वो अपना हो गया था हिसाब करके, तो वो भी इसने सब बेच दिया। और आपके पास कुछ और था, एफडी या ऐसा कुछ आपके पास? मेरे पति की एफडी भी थी, सब थी, जाइन भी एफडी थी और अलग अलग भी थी हमारी, वो सब इसने पता नहीं मेरे से साइन करवा के और सब खाली कर दिया पूरा बैंक। नहीं तो आपके बैंक अकाउंट में आपकी बहू का मतलब इंटरफेरेंस था और वो उसमें ट्रांजैक्शन वही करती थी? हाँ सब वही करती थी। मेरे पति ने तो बोल दिया था कि अपना एक तो बेटा है, आगे खाएगा तो ये, पीछे खाएगा तो ये, और सब उसके हाथ में थे। हमको खुद को पैसा चाहिए या कुछ होता था तो ये खुद जाके ले आती थी, वो बेटा भी कह देता था तुम लिया ना, कुछ भी होता था तो पापा ये दिलाओ, पापा वो दिलाओ, ये आज बर्थडे आया तो आज यूनिवर्सिटी वो है तो ये कुछ भी तो मांग करती थी ये, इसको ऊंचे ऊंचे मोबाइल दिलाए। वो बेटे का जन्मदिन आया, वो बोले मेरे को पापा या आप ही दिलाओगे, बोले मोबाइल, तो जा भाई तू लिया, ये जा निकाल लाओ पैसे, मेरे को स्लिप दिखा देना और ले आना। इसको भी ऐसा करा, जब जब इसका बर्थडे आता था तो ये अच्छी ऊंची डिमांड करते थे। नहीं तो आप लोगों ने अपनी बहू और बेटे का ख्याल रखा, लेकिन उसके बाद ऐसी क्या घटनाएं होने लगी कि आप को घर ही छोड़ देना पड़ा? घर ये इनको इसके मन में ये कि अब ये बेटियों का कुछ करेगी। मेरा एक नाती था, वो छोटा से बड़ा मेरे पास ही हुआ था, घर में बच्चे नहीं थे तो उसको रख लिया था। अब वो बड़ा हो गया काम धंधे वाला, तो उसके पिताजी ने छोड़ा नहीं उसको, बोले यहाँ आ जाओ, वो खुशी रहने लग गया। भगवान की दया से उसकी दुकानदारी, घर बार सब है उसके। अब ये मेरे को बोलती है कि तुम्हारी बेटी के बेटे को दोगे मेरे से लेके, और मेरा कुछ नहीं, तो मैं अभी तो मेरा ही सब शरीर का ठिकाना नहीं है, कब तक जीऊँ और कैसे किसी को दे दूंगी। मैंने कहा भाई मैं किसी को नहीं देती। आपको कितने साल हो गए ऐसे भटकते हुए? मेरे को 4 साल हो गए। 4 साल। आप कहीं शिकायत लेके गई अपनी? मैं शिकायत लेके गई थी, थोड़े दिन तो नहीं करा, पर फिर मेरे को पैसे की जरूरत पड़ने लगी कि मैं बेटियों के यहाँ कब तक हाथ फैलाऊं। मेरी बेटी भी वो भी इतनी सक्षम नहीं है, ये सब इनकी भी फैमिली है, तो मैंने इससे मांग करी, इसने नहीं दिया मेरे को कुछ। फिर मेरे को वहाँ एसपी ऑफिस में जाके शिकायत करी, वहाँ से कोई निराकरण हुआ आपका? वहाँ से बस मेरे को पेंशन वो ये कार्ड दिलाया और मेरे पति के पेंशन के जो भी सब कागजात थे वो दिलाया। क्या पेंशन के कागजात आपकी बहू के पास थे? हाँ, उसने ला के दिए थे, उसके ही पास थे। मेरा सब कुछ इसके पास था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मतलब मेरे को 5 रुपए की भी जरूरत पड़ती थी तो मैं हाथ फैलाती थी कि मेरे को कहीं जाना है, पैसे दे दे, मेरे को मन खर्चा करना, तो देती थी ये मेरे को निकाल। तो आपने भी शिकायत करी तो वहाँ से आपके पेंशन कार्ड और ये सब मिले? हाँ, ये मिल गए मेरे को, ये दिलाए वहाँ। और वहाँ इसको बोला भी था कि भाई इनका मकान भी
इनको दे दो। तो इसने 2 महीने का टाइम लिया था, और टाइम लेने के बाद में फिर इसने वहाँ फ़ोन लगाया। फ़ोन लगा के ये बोलती मैं एसी नहीं दूंगी, मैं टीवी नहीं दूंगी, मैं वीसीआर नहीं दूंगी, जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी इसने वहाँ ऐसा बोल दिया था। डबल डोर का ये फ्रिज था, बोले ये भी नहीं दूंगी। तो मैंने सब मना कर दिया, वहाँ कह दिया कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को अकेला जिए, क्या करना इतनी चीज़, सब ले ले पर मेरे को मकान दे दे। और फिर ये बदल गई। फिर इसने तो आखिर ये 2 महीने का समय कब की बात है? ये 2 महीने का समय जब दिया था, 3 साल हो गए हैं। तो अभी तक आपको 2 महीने से 3 साल हो गए, और फिर आप उसके बाद कहीं और अपनी शिकायत लेके गई? फिर बाद में गई मैं, जन सुनवाई में भी गई, एसपी साहब से भी मिली, 2-4 जगह गई मैं। अब ये बोलती है कि मेरे को मेरी शिकायत करते हो, तो मेरे भी कोई दया करने वाले रहते हैं तो बोलते हैं तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो मैं गई फिर, तो सब दूर से मेरे को आश्वासन मिला, मेरा काम हुआ नहीं कहाँ भी गई। अभी आपका मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा है, हाँ। वहाँ से क्या चीजें हो रही हैं? वहाँ बस अभी 2 बार तारीख लगी थी, तारीख बढ़ा दी, और कल फिर बुलाया है मेरे को। तो अभी आप जैसे इंदौर में रह रही हैं, अक्सर आप कुक्षी में रहती हैं, अक्सर कुक्षी में, ये तो अभी कारण से मैं रुकी हुई हूँ, नहीं तो मैं कुक्षी में ही रहती हूँ। वहाँ आपकी बड़ी बेटी है? वहाँ बड़ी बेटी है, बहू है, तो मेरे को संभाल लेते हैं। यहाँ ये क्या, एक छोटी अकेली है, इसका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, घुटनों में तकलीफ है। अभी आपने कुछ बता रही थी कि आपके कुछ स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चीजें हुई, आपने कोई ऑपरेशन कराया है, हाँ, मैंने तो हमारे दर्शकों को दिखाना चाहें अगर आप, तो आपका ऑपरेशन अभी हुआ है। मैंने साल भर तक दवा ली, सब अपेंडिक्स की, पथरी की दवा लेने के बाद में सब डॉक्टर ऐसे ही बोलते रहे अच्छी हो जाएगी, ये दवा ले लो वो दवा। साल भर कम से कम लाख रुपया मेरा खर्च हो गया। इसके बाद फिर एक अच्छे डॉक्टर से कोई ने मिलाया, मेरे को परिचय दिया, वहाँ गई तो डॉक्टर साहब बोले कि ये गाल ब्लडर की पथरी ऑपरेशन के बिना नहीं निकलेगी, आपको थैली निकालना पड़ेगी बोले। तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य खराब रहता है, ये बातें आपने जब आप सरकारी कर्मचारियों के पास जाती हैं, अधिकारियों के पास जाती हैं, ये बातें आपने नहीं बताई मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है? नहीं बताई। मैंने कहा कहीं सुनवाई तो हो नहीं रही है मेरी, और फिर मेरा दिमाग भी सही, मेरे को रोना भी आ जाता था, बेटे की याद आ जाती थी, पति की याद आ जाती थी। फिर अब इन बच्चों के सामने रो तो ये भी सब छोरी भी मेरी टेंशन में आ जाती थी, तो मैंने बताया नहीं। फिर ये पिछले साल 27 जुलाई को ये मैंने फिर आखिर में ऑपरेशन कराया, तो मेरे को बेटी और नहीं है मेरी। तो आपके पास जैसे जीवन यापन के लिए पेंशन का सहारा है? हाँ, पेंशन का सहारा है। कितनी पेंशन आती है? 9,000 रुपये मिलती है। 9,000 में मेरे को अभी 4-5 हज़ार की तो अभी फिलहाल दवाई आती है मेरी, और इतना पैसा मेरे को ये बीमारी में लग गया पहले। फिर ऑपरेशन मैंने जवाहर मार्ग पे यूनिक हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया डॉक्टर रिजवान से। नहीं, तो उसके बाद आपको स्वास्थ्य लाभ है? हाँ, और अब आप फिर से अपनी गुहार लेके अधिकारियों के पास जा रही हैं? हाँ जा रही हूँ। और अभी भी मेरे को टेंशन के हमारी बीपी बहुत बढ़ जाता मेरा, और घबराहट बहुत होती है। और फिर गिरने के बाद मेरे खंडे का फ्रैक्चर हो गया था, 2 महीने का पट्टा मेरे को चिपकाने का लगा। जब आप घर से निकल के आई तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आपको आपकी बहू से बात करनी चाहिए? एक बार बात करी उससे बात, पर उसने ऐसा रूप नहीं मिलाया, और वो बोलती आके रहो, लेकिन अब मैं नहीं रह सकती थी। मेरे मन में ऐसा डर भरा गया था कि अब मेरा कुछ भी हो सकता है, पता नहीं पड़ेगा, इसलिए फिर मैं नहीं गई। इस प्रताड़ना के बाद आपको अभी अपने बहू पे विश्वास नहीं हो रहा है? हाँ, नहीं हो रहा विश्वास अब मेरे को नहीं, क्योंकि मेरे साथ में इसने बहुत ज्यादा करी। आप बार बार कह रही हैं, नाम नहीं बता रही हैं, आपकी बहू का नाम क्या है? मेरी बहू का नाम माधुरी है। पूरा नाम बताएंगे? माधुरी सोनी है, बेटे का नाम ललित सोनी था। वो कब शादी हुई आपके बेटे की? 2003 में हुई, 2003 में। तो 2003 से लेके आपके साथ जब ये घटना हुई 2016-17, कब हुई ये घटना? ये घटना मेरी जैसे बेटे के और पति के सामने तो कम होती थी, बस उनके जाने के बाद में ये ज़्यादा करने लग गई थी। हाथ पकड़ के मेरे को बाहर कर दिया, गेट तक खींच के लिए ही
बोले जाओ अपनी बेटी के पास। मेरी बेटी को बड़ी को बोल दिया अपनी माँ को रख के देखो बोले तुम। अभी आपकी काउंसलिंग कई जगह चल रही है, जैसे हम तो आप बता रही थी कि वन स्टॉप सेंटर में भी आपको बुलाया गया है। हाँ, तो वहाँ पे आपको क्या आश्वासन मिला? वहाँ से ये आश्वासन मिला मेरे को, से इससे भी पूछ लिया, मेरे से भी पूछ लिया, सब बातें पूछने के बाद में और बोलते ये रखना चाहती है आप रह जाओ बोले। और तो आपने अपनी पीड़ा नहीं बताई? हाँ मैंने बताया, मैंने कहा मेरे मन में बहुत डर घुस गया अब, और मैं रहना नहीं चाहती हूँ, ये मेरा अब कुछ भी हो सकता है। इसको वहां से भी बोला कि भाई इनका मकान है, इनका ही रहेगा, तुम जल्दी कोशिश कर लो और दे दो, तुम भी सुख से रहो, ये भी सुख से जिए। तो आपकी बहू का क्या कहना है, मकान क्यों नहीं दे रही है और कब खाली करेंगे? वो मकान खाली करने का बोलती है कि मेरा जो मेरे नाम का फ्लैट है वो अभी कर्जे में है और उसका मैंने लोन ले रखा है। क्या बैंक से लोन ले रखा है? अब वो तो बोलती पहचान वाले से पैसे बगैर ब्याज से लिए हैं मैंने, उसके पैसे चुकते करूंगी, जिसके बाद में मैं खाली करूंगी। कब तक चुकते हो जाएंगे? 2025 का बोल रही है वो। तब तक क्या सोच रही हैं आप, कहाँ रहेंगी? अब मैं तो यही सोच रही कि मेरा जल्दी से जल्दी कुछ भी हो जाए। अब मैं फिर कभी छोटी बेटी के पास रहती हूँ, कभी बड़ी बेटी के पास, अधिकतर तो मैं बड़ी बेटी के पास रहती हूँ। अब उसके मन में ऐसा है कि ये बड़ी बेटी का बेटा छोटे से बड़ा मेरे पास हुआ, घर में बच्चे नहीं थे, उसको रख लिया था, वो बसती रहती बच्चे से। अब वो क्या बोलती है मेरे को कि ये बेटी के बेटे को देगी, क्यों दूंगी साहब, मैं अभी तो मेरा ही जीवन पड़ा है। और ना मेरी बेटियों ने किसी भी मांग करी है मेरे से कि हमको कुछ दो मम्मी, ना नाती पोतों ने नातियों ने करी है, उल्टा मेरे पीछे ये लोग खर्चा करते हैं और मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे पीछे दौड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो आपकी बहू ने भी आपके जो नाती पोते हैं उनके खिलाफ भी शिकायतें की होंगी? हाँ, उनके शिकायत, उनके भी इल्जाम लगाती है। नहीं, जैसे किसी थाने में आप बता रही थी कि किसी थाने में भी रिपोर्ट की थी। हाँ, थाने में भी रिपोर्ट कर दी उसने, और मेरी बेटियों का नाम फंसा देती है, नातियों का नाम फंसा देती है, झूठे झूठे इल्जाम लगाती है। नहीं, आप शिकायत के बारे में बता रही थी, जैसे कुछ थानों में शिकायत की गई आपके नाती पोतों के बारे में। हाँ, नाती पोतों के गई वहाँ, फिर वो खारिज हो गया था। आपका मामला सिविल कोर्ट में भी चल रहा है? हाँ, आप वहाँ जाती हैं, उपस्थित होती हैं? अभी तो नहीं गई है, अब जाना है मेरे को। आपको कोई जानकारी मिलती थी कि आपका ये मामला चल? कुछ भी जानकारी नहीं मिली। ये वन सेंटर में गए ना, वहाँ इसने बताया कि मेरे पास तो कागज है और वो है, तो फिर वो मैडम ने बोले आप कुछ भी, आपके पास नोटिस आए, जबकि मैं यहाँ इंदौर में हूँ और मेरी बड़ी बेटी के यहाँ इसने नोटिस भेजा और इसको पता है कि मैं इंदौर में हूँ, वहाँ नोटिस भेजा। तो अब आप जाएंगी सिविल कोर्ट में भी आप जाएंगी? हाँ, और कल फिर मेरी तारीख है। कहाँ है ये तारीख? ये जन सुनवाई में। आप कलेक्टर महोदय से भी मिल चुकी हैं? हाँ, मिल चुकी, बस वहाँ से भी मेरे को आश्वासन मिला है और बोल दिया था कि अब ये कुछ नहीं करेगी, हम रोक लगा देंगे, आपकी शिकायत वगैरह आपको परेशान नहीं करेगी बोले। तो आपकी FIR भी आपके नाम पे कई जगह पे शिकायतें की गई हैं? हाँ, सबसे मेरी शिकायत करती है, झूठी झूठी सबको बोलती है, मिलने वालों को बोलती है, सबसे कहती है वो तो सब लेके गई, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जबकि मैं डेली उसके 2 जोड़ कपड़े में घर से निकली थी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जैसी खड़ी थी मैं निकली, यहाँ तक कि मेरे पास टैक्सी के पैसे नहीं थे। ये तो अंदर गई और मैं हाथ में चप्पल उठा के 2 जोड़ कपड़े लेके सीढ़ी उतरी जल्दी और ऑटो किया और बेटी के यहाँ आई और बेटी से बोला भाई इनको पैसे दे दे ऑटो के, मेरे पास पैसे नहीं। तब से आप अपनी बेटियों के यहाँ ही रह रही? हाँ, जब से मैं बेटियों के यहीं रहती हूँ। जब तक प्रशासन से क्या कहना चाहेंगी हमारे माध्यम से, बिहान संवाद के माध्यम से? मेरे को मेरी चीज दिलाई जाए, जैसा मैं घर छोड़ के आई मेरी गृहस्थी, वैसी मेरे को मेरे मकान और मेरी गृहस्थी दिलाई जाए, बस मेरे को सुख से मेरे घर में रह तो लूँ मैं, कहाँ भी मेरी इच्छा हो जैसे रहूँ, फिर मेरे को न कोई बेटी उनका मन में वो रहेगा और न नाती पोतों का रहेगा, मेरे हिसाब से जी लूँ मैं, और मेरी इच्छा हो तो मेरे घर बुलाऊँ किसी को, कोई आए जाए, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन बगैर उससे मैं क्या करूँ, हाथ में कुछ भी नहीं। बहुत धन्यवाद आपको बिहान संवाद से बात करने के लिए। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मेरे को इसने बहुत परेशान कर रखा है।
बस मेरी यही विनती है सबसे कि मेरी चीज मेरे को दिलाई जाए। मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकती कि मैं कब तक जीऊंगी और क्या है, तो मेरे को नहीं चाहिएगा कुछ भी आगे। ये नाती पोते तो कमा खा रहे हैं और रह रहे हैं, इनको तो मेरी कोई आस ही नहीं है, न बेटियों को है न नाती पोतों को, नातियों को है कुछ भी। लेकिन मेरे तो चाहिए ना, मेरे पास अन्न नहीं होगा तो मेरे को ये भी नहीं पूछेंगे कोई भी। मेरे पास कुछ रहेगा तो मेरे को हिम्मत तो है। आपके हक का आपका जो घर है वो आप चाह रहे हैं। हाँ, अब मेरे क्या है, बड़ी बेटी के 2 बेटे हैं, छोटी का 1 है। करते करते ये करेगा तो ये भी बोल देगा कि मैं कब तक करूँ, उनसे कराऊं। वो बोल देंगे कि छोटी भी तो बेटी है तुम्हारी, उसके बेटे से कराओ। तो ये मेरी दर दर की ठोकर वाली गति है, किधर जाऊं मैं। और अभी तो थोड़ी बहुत चल फिर रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ। जब मेरे से कुछ नहीं होगा तो फिर तो मेरे को 2025 तक का समय आपकी बहू कह रही हैं कि जब हाँ, कर्ज हो जाएगा, कर्ज हम उसका चुका देंगे, उसके बाद ही हाँ, हम आपका मकान तो उससे छोड़ेंगे। मेरे को क्या मतलब, उसका कर्जा वो जाने, खुद जाने, मेरे मकान से उसको क्या संबंध है। नहीं तो आप इस दौरान क्या करने का सोच रही हैं, कहाँ जाएंगी? नहीं, बस यही है, ये जन सुनवाई में मैंने भी अभी वो लगाया है और वकील साहब से कल पेशी है तो कल बात करूंगी तो भाई मेरे को दिला जाए। मैं क्यों रुकूं, कर्जा उसका है, मेरा तो कर्जा है नहीं। तो मेरे पीछे वो बोल रही है कि 25 तक बोला इसने। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र है 78 79। 78 से 79 के बीच में। हाँ। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी वृद्धा निर्मला सोनी जो अपनी गुहार लेकर हम तक आई हुई थी। हमने उनका दर्द जाना और ये समझा कि उनके साथ क्या हुआ है। आखिर प्रशासन इनकी क्यों नहीं सुन पा रहा है, इनके साथ क्यों निराकरण नहीं कर पा रहा है, ये तो प्रशासन ही जाने। लेकिन आपके पास मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि आखिर जब किसी का कोई सहारा नहीं होता तो कौन होता है, हम या आप या प्रशासन? कैमरामैन शिवम के साथ रवि शंकर, बिहान संवाद, इंदौर।